1954 से लेकर 2025 तक 50 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इसमें 35 ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज के, मैं किसी जाति के ऊपर नहीं जाता। इसमें 35 ब्राह्मण है, 10 अल्पसंख्यक है और ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको भारत रत्न, कुछ फॉरेनर्स भी इसमें है। अभी 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे गया, नानाजी देशमुख को दिया गया, भूपेन हजारिका, LK आडवाणी, नरसिंह राव, चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। तो इनके बावजूद इनका तो जो बाबू जगजीवन राम का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं आकाश गाथा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर लड़ाई के लिए संविधान जैसा शस्त्र दिया हुआ है, जिसके बदौलत हर एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हो, वन मैन आर्मी बनकर इस सियासत से लड़ सकता है, हर जुल्म के खिलाफ लड़ सकता है। जी हाँ, मेरे साथ आज ऐसे ही एक शख्स है जिन्होंने अकेले कुछ मुद्दों को हाथ में लिया और इस संवैधानिक मार्गों के सहारे उस मुद्दों में लड़ाई लड़कर कामयाबी भी हासिल की है। जब हम जिक्र करते हैं मराठवाड़ा, औरंगाबाद के मराठवाड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ का, जब उसमें भारत रत्न जैसी उपाधि लगाने की बात आती है तो जिनका नाम हमारे आंखों के सामने, हमारे जहन के सामने आता है, वो होता है एडवोकेट डॉक्टर दिलीप वालंच। जी हाँ दोस्तों, आज वही शख्स आज हमारे बीच में है जो और एक लड़ाई अपने हाथ में लिए हुए है। उनका कहना है कि इस देश में दलितों के उद्धार के लिए और एक नेता है जिन्होंने अपने जद्दोजहद से मेहनत की, मशक्कत की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उप पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम। एडवोकेट दिलीप वालंच आज इस सत्ता से, इस देश की सरकार से लड़ रहे हैं, एक आवाज उठा रहे हैं कि इन्हें भी भारत रत्न इस किताब से नवाजा जाए। जी हाँ, आइए इनकी लड़ाई क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी रणनीति क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बीच में है एडवोकेट दिलीप वालंच। सर, बहुत तहे दिल से आपका यहाँ पर शुक्रिया और मैं अभिनंदन करता हूँ कि एक अच्छे मसले को लेकर आप खड़ी हुई है। एक्चुअल में क्या मुद्दा है ये और आपकी मांग क्या है इस सरकार से? मैं भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कि जिसके बजाय तमाम जो अपने भारतीय नागरिक है उनको मालूम हो जाए कि ये मुद्दा क्या है, ये मिशन क्या है। अभी आपने जिक्र किया कि जो पहले का नाम था औरंगाबाद, अभी का छत्रपति संभाजी महाराज नगर। जब मैं वहाँ गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ में 26/11/2019 को, तो मैं जब वो गेट पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि खाली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा ही नाम लिखा है। लेकिन मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते, एक वकील होने के नाते, संविधान का अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तो मुझे बात खटक गई कि घटना के कलम 18 के अनुसार जिस व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री दिया गया है, उस व्यक्ति के नाम से पहले वो उपाधि लगानी चाहिए। जैसे ये उनका सही मायने में आदर होता है। लेकिन मैं ये बात मुझे वहाँ खटक गई, तो मैंने फिर जाके 2 दिन में रहा। उसके बाद में उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, फिर एक सुप्रीम कोर्ट का मैंने जजमेंट निकाला। ये बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें एक आर्टिकल 18 जो है भारतीय संविधान का, जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें लिखा है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ऐसे इसका मतलब ऐसा होता है कि अभी कोई टाइटल देना नहीं है। लेकिन ये जो जजमेंट हुआ, जिसके चीफ जस्टिस जब जस्टिस अहमद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18 इज नॉट वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट, मीन्स ये फंडामेंटल राइट के उल्लंघन नहीं करता है। तो आर्टिकल 18 के तहत जिस भारतीय नागरिक ने
सर्वोच्च पद पर कोई भी रक्षा का काम हो, कोई भी कला का काम हो, सोशल वर्क हो, मेडिकल हो, साइंस हो, जो उसमें भी काम किया हो। जिसने काम किया हो, मिलिट्री में हो, तो उसको वो भारत रत्न के लिए वो लायक है, उसको भारत रत्न देना ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होता है। तो ऐसा उन्होंने उसको उहापोह किया। और इसके बारे में फिर आपको मालूम है कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया, उसके बाद में 1952 में एक समिति स्थापन हो गई, ये जो घटने का कलम 18 जो है उसके अनुसार कि किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए। तो उसमें फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको वहाँ का अध्यक्ष चुना गया। उसके साथ में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, विरोधी पक्ष नेता, इनकी एक समिति बनाई गई। उसके बाद फिर 4 ऑर्डर्स निकाले गए। प्रेसिडेंट ने जो नोटिफिकेशन 4 नोटिफिकेशन निकाले थे और नोटिफिकेशन के मुताबिक किसको भारत रत्न दिया जाए। तो उसके बाद अपन देखेंगे तो 1952 से लेकर सर वही मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि जिक्र जब भारत रत्न का होता है तो आज के तारीख में अगर हम देखने जाए तो भारत रत्न एक खैरात की तरह बांटा जा रहा है, लेकिन दलित समाज के जो लोग हैं इस किताब से कितने महरूम रहे हैं? तो अच्छा सवाल पूछा आपने। मैंने एक लिस्ट बनाई है। अभी तक 1954 से लेकर 2025 तक 50 लोगों को भारत रत्न दिया गया। उन 50 लोगों में जो पहला जो नाम है वो सी राजा गोपालाचार्य है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सीवी रमन है। ऐसे जो नाम है 1954 से लेकर, और फिर अभी तक जो आप देखेंगे ये 50 लोगों में दलित लोगों की संख्या कितनी है? दलित खाली 1990 में भारत जो उपाधि है, जो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत रत्न बाबा साहब को दिया, खाली पहला दलित व्यक्ति को इन 1990। और उसी समय नेल्सन मंडेला का उन्होंने भारत रत्न दिया था भारत सरकार की ओर से। तो खाली बाबूजी के बजाय किसी को भी दिया नहीं है। अभी जो 50 लोग है इसमें 35 ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज के। मैं किसी जाति के ऊपर नहीं जाता। इसमें 35 ब्राह्मण है, 10 अल्पसंख्यक है और ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनको भारत रत्न, कुछ फॉरेनर्स भी इसमें है। तो उसके वजह जब इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जिसकी दखल लेके उस समय के जो उसके लिए भी समाज को बहुत झगड़ा करना पड़ा। उसके लिए फिर समिति गठन की गई। रामविलास पासवान उनके साथ में थे, ये सब लोग थे। तो उन्होंने फिर जाके वो निवेदन दे दिया डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को। तो फिर उसका वो फिर पार्लियामेंट में उसका रेजोल्यूशन पास करके फिर बाबा साहब का वहाँ जो है पुतला भी जो है स्टैचू, उस स्टैचू का भी उसी समय निर्माण किया गया। उस संघर्ष के बाद तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस किताब से नवाजा गया। लेकिन आप बाबूजी की बात करते हैं, बाबू जगजीवन राम की बात करते हैं, तो उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए, यह आग्रह आपका क्यों है? इस भारत देश का अगर अपन इतिहास देखेंगे, स्वतंत्र पूर्व और स्वतंत्र के पश्चात, यानी 1947 के पहले और 47 के बाद में, अगर 1947 के पहले देखा जाए तो बाबूजी का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में एक दलित बस्ती में हुआ था। अस्पृश्य इसमें था, जिनको पानी तक नहीं स्कूल में दिया जाता, साथ में बिठाया नहीं जाता। ऐसे इसमें वो जो महात्मा गांधी थे उनके साथ में उन्होंने सत्याग्रह में साथ दिया। वो जेल में भी रहे, स्वतंत्र प्राप्ति के आंदोलन में होते हैं। उसके बाद में भारत का नया संविधान बनने का बात हुई तो संविधान समिति थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो बाबा साहब के साथ में उन्होंने काम किया संविधान समिति में, उनको भी उसमें लिया गया। उसके बाद संविधान आ गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। 1952 से लेकर 1986 तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, एक भी चुनाव में बाबूजी कभी भी पराजित नहीं हुए। अच्छा। 1952 से लेकर 1986 तक वो समाज कल्याण मंत्री रहे, श्रम कल्याण मंत्री रहे, रेलवे मंत्री रहे। अगर आप देखेंगे कि 1971 में जो भारत बांग्लादेश जो वार हुआ, उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री उनकी जो कोई नीतियां थी वो फील्ड पर जाके उन्होंने पूरा मॉनिटरिंग किया था। जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है, उस समय पूर्व पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, खुद जाके इसमें मैंने फोटो लगाया उसके कि वो उसने फील्ड पर जाके उन्होंने पूरा उसका मॉनिटरिंग किया, उधर हो रहे। और वो उसके केवल बाबू जो उनकी जो नीति थी, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी थी, उसके वजह जो बांग्लादेश की जो निर्मित है वो निर्मित हो गई और पाकिस्तान का पराभव हो गया। लेकिन उसी साल जब इंदिरा गांधी पंतप्रधान थी तो भारत रत्न की सिफारिश इंदिरा गांधी की हुई था। हालांकि मैं इंदिरा जी के खिलाफ नहीं हूँ, तो बाबूजी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। इतना काम था उनका। इतना उनका काम था। जिसके 1972 का जिक्र, उस समय वो फूड मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, अन्न मंत्री थे। तो उस देश में वो समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो उनकी नीतियों के बावजूद उन्हें जो पॉलिसी ये की प्लानिंग कमीशन के थ्रू, तो उसके वजह पूरे देश में हरित क्रांति आ गई। आपको तो मालूम होगा कि पंजाब में भी आप इसको बोलते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसा।
जो गेहूं के जो भंडार है, भंडार के बाद पूरे उत्तर भारत में वो हो गया, और जो देश का जो अकाल था वो अकाल खत्म हो गया। जो उन्होंने जो प्रयास किया उसके बाद कभी अकल नहीं पड़ा। तो इतना बड़ा काम होने के बावजूद 1972 में तो भारत रत्न किसको दिया गया? जो उनके सचिव थे वो टाइम, स्वामीनाथन, वो स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, लेकिन बाबूजी का नाम नहीं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये दलित समाज के प्रति इस सरकार की, इस व्यवस्था की ऐसी कुदृष्टि क्यों होती है? इस एक आपको तो मालूम है कि यहाँ अभी तक इस देश में, मैं तो खुले दिल से कहता हूँ कि बहुत बहुत जातीयत है, बहुत कास्टिज्म है, लेकिन अभी ये जो समिति गठित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, विरोधी पक्ष नेता है, ये तो है इसके ऊपर, लेकिन जो कमेटी है, जो मॉनिटरिंग कमेटी है, जो रिकमेंडेशन कमेटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, वो कभी भी इसका दखल नहीं लेती है कि अभी किन किन लोगों ने काम किया है। अगर आप देखेंगे अभी तक, देखो अभी 2025 में एक भारत रत्न दिए गए, मैं किसी का जिक्र नहीं किया है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अभी 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे गया, नानाजी देशमुख को दिया गया, भूपेन हजारिका, LK आडवाणी, नरसिंह राव, चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। तो इनके बावजूद इनका तो जो बाबू जगजीवन राम का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। जब वो श्रम मंत्री थे उसने बहुत सारी जो लेबर वेलफेयर की जो योजना है उन्होंने वो योजना को अमल किया। जब रेलवे मंत्री थे तो पूरा मॉडर्नाइजेशन है रेलवे का, जो लोकोमोटिव जो जिसको बोलते हैं, अरे रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, तो रेलवे सिक्योरिटी फोर्स से बाबू जगजीवन राम की संकल्पना थी। उसके बावजूद पूरा जो भारत में जो रेलवे सिक्योरिटी का काम चल रहा है, और बहुत ज्यादा जो तादाद में जो OBC और दलित वर्ग है, SC ST, उनका जो एम्प्लॉयमेंट जो हुआ है वो बाबूजी रेलवे मंत्री जब थे तो उनके कार्यकाल में हुआ है। जिस जिस शाखा में जिस जिस पद को उन्होंने अधिकृत किया, उस पद में रहते हुए उसका जो लाभ तमाम जो इस देश का जो आखिरी आदमी है, लास्ट मैन ऑफ दिस कंट्री, उनको वो योजना का लाभ मिले। और वहां पर जो जितना जो अपना रिजर्वेशन का बैकलॉग है, जिसमें 100% बिंदु नामावली बोलते हैं और 50% बिंदु नामावली, ये बाबूजी ने पूरा समाज कल्याण में उसका वो एक कमेटी ऑर्गेनाइज करके वो इम्प्लीमेंट किया। और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने ये नौकर भर्ती करके जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको वहां उन्होंने स्कोप दिया है। आज भी देखो आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में बाबूजी के पुतले, वहां स्टैचूज है, उनके नाम के यूनिवर्सिटीज है, उनके नाम के बड़े बड़े कैंपस है, हॉस्टल्स दुनिया भर में उनके नाम के हॉस्टल्स है। अभी देखो भिवंडी में एक पद्मश्री अन्ना साहब जादव भारतीय समाज उन्नति मंडल जो है, तो उसमें बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है। 1966 से लेके जब वहाँ BNN कॉलेज की स्थापना हुई, पहला जो वहाँ माध्यमिक स्कूल स्थापन हुआ, जो जितने जब आश्रम शाही स्थापन हुआ, उसके लिए जो भी उसका जो फंडिंग है, उसका जो अनुदान है, जो क्या है उसका सहायता चाहिए, उसके लिए बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी समय उनके साथ में जो हमारे भिवंडी के पद्मश्री अन्ना साहब जादव थे, पद्मश्री अन्ना साहब जादव के माध्यम से पूरे भारत में उन्होंने, पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जो सामाजिक न्याय जिसको बोलते हैं, और सामाजिक न्याय का भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा सर, अगर मैं पूछना चाहूँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आलोचना की जाती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हमेशा बाबूजी को खड़ा किया जाता है। ना, ये सब मैं तो ये तो नहीं, आप कोई भी मुझे कोई भी ऐसे सबूत दे दीजिए कि उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ काम किया है। जब आप देखेंगे कि जब घटना समिति का चयन होना था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन का होना ये हुआ था, जब बात चल रही थी, तब उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे वो बिहार के थे, और बाबूजी भी बिहार के थे, दोनों भी। तो उन्होंने बाबूजी से सलाह मशवरा करके बाबा साहब को न्योता भेजा। जब बाबा साहब मुंबई में थे, विधान जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मुंबई की थी, उसके वो एक प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने वहां से उनको बुलाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उनको घटना समिति में ले लिया बाबा साहब को। घटना समिति का उन्होंने उसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका प्रमुख बनाया, उनके साथ में फिर बाबूजी को भी जोड़ दिया। ऐसा होता तो वो साथ में काम नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसा दूसरा कोई, इसके बावजूद बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब कभी भी उन्होंने उनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रचा। कुछ जो भी पूरा बाबूजी बाबा साहब के साथ रहे, और उनके साथ में अगर मैं देखूंगे आप, इसके साथ में इनके बहुत सारे फोटोज भी है। देखो बाबा साहब के साथ में फोटो है उनका। लेकिन अभी आपने जो ये मुहिम छिड़ी है, आपको क्या लगता है कि सरकार तक आपकी आवाज जाएगी कि बाबूजी को भारत रत्न किताब से नवाजा जाए? देखो आप देखें, मैंने अभी तो जिक्र किया कि 50 लोगों को भारत रत्न मिला, जिसमें सिर्फ 2 दलित है, 2 या 1 ही बाबा साहब हो गए।
उनको नहीं मिला। अभी अपने भी समाज में बहुत सारे लोग हैं, जैसे काशीराम है, महात्मा फुले है, बराबर, उनको दिया नहीं गया है। बिल्कुल। जैसे बाबू जगजीवन राम है, जो मिनिस्ट्री में इतने साल तक रहे, तो इसके लिए 31 मई 2025 को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद हुई। उस अधिवक्ता के लिए मैं खुद होके गया था, और एक हमारे मुंबई के जो सीनियर एडवोकेट नितिन सातपुते थे, तो वहां जाने के बाद फिर मैंने जो अपने आपने इसके लिए तो गुहार लगाई है, भीम आर्मी के जो रावण है हाँ, उनसे भी गुहार लगाई। हाँ, तो मैं वहां जाके फिर मैं जाके वहाँ जो चंद्रशेखर आजाद जी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भीम आर्मी के, मैं उनसे मिला, और मिलने के बाद मैंने ये निवेदन दिया उनको। और ये निवेदन में जैसा मैंने बताया, आर्टिकल 18 का पूरा जिक्र किया, और बाबूजी को क्यों निवेदन भारत रत्न मिलना चाहिए। तो बोले आप पहले व्यक्ति हो जो निवेदन लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है। ये आप एक काम कीजिए, आप एक 4-5 हजार एक स्वाक्षरी अभियान चलाइए, 4-5 हजार लोगों की, अच्छे लोगों की तुम आप मुझे स्वाक्षरी ला के दे दो, मैं खुद होके आपको द्रौपदी मैडम के जो राष्ट्रपति है उनके पास लेके जाऊंगा। अगर वो नहीं करते तो मैं खुद होके, जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, पार्लियामेंट के सेशन में ये मुद्दा अपन उठाएंगे। और अगर इसके बावजूद नहीं होता है तो अपन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपन जनहित याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि उनको ये इन योगदान को मुद्दे रखते हुए बाबूजी के, तो उनको भारत रत्न ही डिजर्व टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड। ऐसा उसमें भी ऐसा हो रहा है क्या सर कि वो केवल दलित समाज के या चर्मकार समाज के होने के लिए कुछ समाज उनके साथ में है, कुछ अलग है? नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ आप भी मेरे साथ में है। जब से मैंने ये जो मिशन चालू किया है, ये मिशन जब से 1 साल से दिल्ली से लेकर ये महाराष्ट्र तक, हम भिवंडी में हमारा संस्था है पद्मश्री अन्ना साहब जाधव, जिसके सम्मान में अध्यक्ष है पद्मश्री ये डॉक्टर विजय जाधव सर। 10-12 मीटिंग हुई है जिसमें आप भी उपस्थित थे। मीटिंग होने के बाद हमने सब लोगों को अवगत किया कि क्यों लोग उनको भारत रत्न, जिसमें ओबीसी समाज के और जो अनुसूचित जाति जमात के जो घटक है, बौद्ध होंगे, मातंग होंगे, चर्मकार को, सबको इससे विदित किया है। और सब लोग जो काम जोरों शोर से काम को लगे हैं। और ये जो साक्षरी अभियान है, आपको तो देखते होंगे, ये जोरों से चल रहा है कि उन्होंने ये एग्री किया ऐसा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें खाली दलित ओबीसी ना कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर दस्तखत की है। और ये दस्तखत होने के बाद एक 5000 लोगों के। आपको क्या लगता है सर, इस मिशन में समाज और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मिशन में समाज की तो भूमिका है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर समाज की भूमिका है तो उसकी दखल ये गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर तुम इतने लोगों को दे रहे भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर को तुम दे रहे, नाना देश, जिन लोगों के नाम तक लोगों को मालूम नहीं है। तो इतने सारे जो चुनाव थे उन्होंने जीते हैं, उसके बावजूद कई सारी जिम्मेदारियां निभाई है, फिर भी पंतप्रधान के लिए उनका विचार क्यों नहीं किया गया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 26 जून 1975 को इस देश में आनी बानी लागू हो गई भारतीय इतिहास कालखंड में। तो आनी बानी लागू होने के बाद में जितने भी जो नेतागण थे विरोधी पक्षियों के, अभी किसी पार्टी को, उनको फिर जेल में डाला गया वगैरह से, तो उन्होंने जनता पार्टी फॉर्म की, बराबर है। उस टाइम में वो जनता पार्टी में बाबू जगजीवन राम नहीं थे। हालांकि जो हमारे भारत के एक बड़े नेता है जयप्रकाश नारायण, उन्होंने बाबूजी को आह्वान किया कि आप इतने बड़े नेता हो, आपका इतना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आप जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। अच्छा, हाँ, जो सामाजिक न्याय की बात भारत देश कर रहा है, वो सामाजिक न्याय की बात जब आपको जनता पार्टी की सरकार आएंगे, ये जयप्रकाश नारायण के शब्द है, मेरे नहीं, अगर जनता पार्टी की सरकार आ गई तो मैं खुद होकर आपको प्रधानमंत्री पद की सिफारिश करूंगा कि एक दलित आदमी भारत का प्रधानमंत्री हो जाए। तो बाबूजी ने फिर जनता पार्टी में काम किया, तो खुद चुनकर आ गए और बहुत बड़ी तादाद में जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी वो फिर वापस 77-78 में वो रक्षा मंत्री थे। उसके बाद में जो मोरारजी जैसे पंतप्रधान थे, तो उन्होंने 1979 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ उनका आपसी मतभेद थे, तो देने के बाद वो सरकार जो अल्पमत में आ गई, तो उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। तो सबसे सीनियर मिनिस्टर, बहुत सारे पदों पर काम किया है, जिसने स्वतंत्र संग्राम में भी हिस्सा लिया है, जिसने सामाजिक न्याय के लिए भी लड़, तो वही बाबूजी थे। तो जब यूनियन कैबिनेट मीटिंग हो गई, यूनियन कैबिनेट मीटिंग में वो ठराव पास हो गया बहुमत से कि बाबू जगजीवन राम शुड बी इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो ठराव जो है, रेजोल्यूशन, वो राष्ट्रपति के
सबने सिग्नेचर कर दिया इसके ऊपर। ये होने के बावजूद भी उसके बाद में वहाँ की जो जाट लॉबी थी, जो सवर्ण मंत्रियों की लॉबी थी, उन्होंने उसके बाद में फिर अलग अलग जो कॉर्नर मीटिंग जो होते हैं, वो कॉर्नर मीटिंग उन्होंने लेकर बाबूजी के नाम का उन्होंने प्रयास किया, उनका नाम उन्होंने डिलीट कर दिया और बाबूजी को डावल के उनको निगलेक्ट करके वो खुद जाके राष्ट्रपति से मिले चरण सिंह को लेके। तो फिर उन्होंने चरण सिंह को उन्होंने केयर टेकर मिनिस्टर करके उनको प्राइम मिनिस्टर किया। बाबूजी को वो दलित होने के बावजूद, वो अस्पृश्य होने के बावजूद उनको प्रधानमंत्री पद से वो उनको नकारा गया। ही वॉज नेग्लेक्टेड फॉर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एज ही वॉज द अनटचेबल लीडर ऑफ दिस कंट्री। ये मेरा दावा है और ये मेरा कहना है। ऐसा अगर ये वो बात ये उसी टाइम अगर उनको ये प्रधानमंत्री मानता तो भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो बहुत आगे जा चुकी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो मालूम है उसके बाद में खाली 9 महीने चरण सिंह की सरकार रही, उसके बाद में चंद्रशेखर की सरकार आ गई, उसके बाद नरसिंह। ये जो बातें हैं लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगी। अगर बाबूजी प्रधानमंत्री होते थे तो कुछ तभी इस देश में स्थिरता यूनिफॉर्मिटी लाते थे और इस देश में जो गैट करार 1991 में आ गया नरसिंह राव होने का, बाबूजी अगर रहते तो गैट करार की अमलबजावनी होने नहीं देते। अस्पृश्य होना, दलित होना कोई पाप तो नहीं है। इस इतिहास में, इस देश के इतिहास में आज तक भी दलितों को ऐसे ही नकारा जाता है। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो या बाबूजी जैसे लोग हो जो अपने व्यक्तिगत संघर्ष के बलबूते पर अपना मकाम हासिल करते हैं, फिर भी उनकी अगली पीढ़ी जो है उन्हें यथोचित न्याय देने की प्रक्रिया अभी भी कहीं पर बाकी है। तो उसके लिए एडवोकेट दिलीप वालन जैसे लोग जो है लड़ते रहते हैं। जी हाँ, आज उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि बाबूजी को, बाबू जगजीवन राम जी को भारत रत्न इस पुरस्कार से, इस किताब से नवाजा जाए। उसके लिए पूरे दलित समाज से एक आवाज उठ रही है। यह आवाज इस सियासत के कानों तक पहुंचेगी और यकीनन उन्हें यह प्रयास करना पड़ेगा, यह निर्णय लेना पड़ेगा कि बाबू जगजीवन राम जैसे उच्चतम व्यक्ति का सम्मान उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। सर, मैं आपका बहुत तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अहम मुद्दे पर आपने यहाँ पर चर्चा की है। समाज के समक्ष वह मुद्दा बहुत बारीकी से रखा है। मैं चाहूँगा कि ये मुहिम आपकी ऐसे ही बरकरार रहे और हम आपके साथ में हैं और यकीनन इस मुद्दे में, इस मुहिम में हमें कामयाबी प्राप्त होगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। और ये जो अभियान है, ये जो मुहिम है, ये जो मिशन है, इसके लिए अभी जो बाबूजी की जो कन्या है, फॉर्मर स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया श्रीमती मीरा कुमार जी, उनकी हम उनको हम मिलने वाले, उनके अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है खासदार, ये दोनों के माध्यम से और भारत के जो तमाम जितने भी MP है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के, उनको भी इस साक्षरता अभियान में शामिल करके फिर हम राष्ट्रपति जी को जाके मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री को मिलने वाले हैं, होम मिनिस्टर को मिलने वाले हैं और जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको मिलने वाले हैं। और ये जो मुहिम है, वो मुहिम यशस्वी जो करना है, उसको सक्सेसफुल करना है, उसके लिए हम दिलो जान से, तन मन धन से हम उसके लिए प्रयास करेंगे और हम रात दिन हम इस काम में जुटे हैं। मेरे साथ में किशोर भुईर है, बारसकर सर है, डॉक्टर विजय यादव सर है, राजू रोजतकर सर है, नरेश वालन सर से बहुत सारे अगणित कार्य। हम बिहार में भी जाने वाले हैं, नीतीश कुमार को हम मिलने वाले हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। इस सब लोगों को पूरे भारत में हम इसको अवगत कर, खाली जाके राष्ट्रपति को मिलने वाले, लेकिन दुनिया भारत के लोग भी इसके लिए अवगत हो कि बाबूजी को ये भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए। इसके लिए हम ये पूरा मिशन हम चालू करने वाले और इसमें आपका सबको मैं आह्वान करता हूँ कि आपका सहयोग अपेक्षित है। आपका पूरा जो भी अभी हमारे मीटिंग्स होती है, जो भी अभी सिग्नेचर कैंपेन चालू है, इस कैंपेन में आप जितने भी अपने अनुसूचित जाति के जो घटक है, पिछली बार जो भी कुछ भी हुआ होगा, समझो कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे बाबूजी और बाबा साहब के बीच में, सम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, तो उन सबको भुला के अपने को ये मिशन आगे लेना है, ये कारवा अपने को आगे बढ़ाना है। उसके बाद में जो समाज के जो रिवोल्यूशन के पितामह बोलते हैं महात्मा फुले, उसके बाद जो समाज के रिवोल्यूशन के जो मसीहा है काशीराम, इनको भी भारत रत्न मिलने के लिए इसी तरह से हम प्रयास करेंगे, आवाज उठाएंगे और ये हम मुहिम चालू करेंगे। और आपने मुझे यहाँ बुलाया,
मेरा इस बारे में जो मेरा निवेदन है, वो निवेदन के बारे में जानकारी ली कि ये जानकारी लोगों को तक भी पहुंचे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा ये राष्ट्रीय संत रविदास समाज प्रबोधन मंडल है, इस राष्ट्रीय संत रविदास समाज प्रबोधन के मंडल की तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। जय भीम, जय संविधान, जय रविदास।